नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। तो ये तीनों तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन मैथिली ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली बिहार की बोली है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ईसा अलाखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन है 26 जनवरी सन 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वत्सर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो ऐसे उच्चारण स्थान से लेकर जो प्रश्न बने तो आप शब्दों को उच्चारित करके उसका सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? ऑप्शन है बौद्ध, सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की है? ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, कर्णावत, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कर्णावत यह कृति जायसी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन है द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो माधवाचार्य ये द्वैत सिद्धांत के संप्रदाय के संस्थापक है। सिद्धांत नहीं, द्वैत संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इनकी कौन सी रचना है जिसका संबंध ज्योतिष से है? ऑप्शन है रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्न। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न। इस रचना का संबंध ज्योतिष से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि है? ऑप्शन है देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिहारी ये रीति सिद्ध कवि हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का रचना है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए
एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर को जाए। ये पंक्ति किसकी है? पूरा पंक्ति नहीं दिया है, मैं ऐसे ही पूरे पंक्ति को बोल दी क्योंकि ये कविता हमें 8वीं कक्षा में पढ़ने को मिला था, इसलिए याद था। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह ये नकेनवादी रचनाकार नहीं है और इनमें से तीनों नलिन, केसरी और नरेश ये तीनों नकेनवादी रचनाकार है। तो न से नलिन, क से केसरी और फिर न से नरेश। तो इस प्रकार से इन तीनों के नामों के पहले अक्षर को नकेन से संबोधित किया गया और इसमें वादी लग गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन है धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगोरी, आलोक धनवा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हरिजन गाथा यह नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोवती की है? ऑप्शन है विजन, आवा, जिंदगी नामा, चित कोबरा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिंदगी नामा रचना कृष्णा सोवती की है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ऑप्शन है अजय शुक्ल, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अजय शुक्ल। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोलक, शंकुक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शंकुक। अगला प्रश्न है, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? ऑप्शन है भामह दंडी, मम्मट, क्षेमेंद्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दांडी। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पर अनुक्रम से प्रश्न आ गया। तो जैसा कि कीर्तिलता ये जो रचना है, तो आपको ये पता होगा कि आप अगर हिंदी साहित्य को तो पढ़ते ही हैं, तभी तो आप नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कीर्तिलता आपको भी पता है, ये विद्यापति की रचना है, आदिकाल से संबंधित है। रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है, भक्ति काल से संबंधित है। रसराज ये मतीराम की रचना है और ये रीतिकाल से संबंधित है। प्रिय प्रवास ये हरिऔध की रचना है और ये आधुनिक काल के द्विवेदी काल से संबंधित ये रचना है। तो अब आपने ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा कि सबसे पहले कीर्तिलता। तो इन चारों ऑप्शनों में से पहले ऑप्शन में कीर्तिलता है, उसके बाद रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इन सभी कृतियों में सही अनुक्रम कौन सा है, तो ये आपको देखना है। ऑप्शन आंसू यहाँ पर देख रहे हैं, आंसू ये प्रसाद की रचना है, सन 1925 ईस्वी। ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा। तो यहाँ पर ग्रंथि पंत की रचना है, लेकिन मुझे इसका समय याद नहीं आ रहा है। नए पत्ते ये निराला की रचना है और इसका समय 1986 ईस्वी है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है और इसका समय 1952 ईस्वी है। तो इस प्रकार से आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। आइए प्रश्न को देख ही लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। और दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। और दो ऑप्शनों में है गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है और इसका समय है 1891। गोदान का समय प्रेमचंद्र की ये रचना है और इसका समय है 1936। झूठा सच ये यशपाल की रचना है और 1958 इसका समय है। राग दरबारी 1968, 1968। तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कौन सा नाटक सबसे पहले इसमें लिखा गया? तो आपको जैसा कि पता होगा कि विद्या सुंदर यह भारतेंदु का है यह नाटक। तो दो ऑप्शन में विद्या सुंदर दिया हुआ है, ऑप्शन सी और डी दोनों में। तो विद्या सुंदर का समय हो जाएगा तो भारतेंदु का ये नाटक है, इसका समय 1868 है। ध्रुव स्वामिनी ये प्रसाद का है, ये 1933 ईस्वी हो जाएगा। और आधे अधूरे ये मोहन राकेश का है, 1969 ईस्वी। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1979 ईस्वी। तो इस प्रकार से नाटकों का अगर कवि और लेखकों के आपको उनके जन्म और मृत्यु पता हो तो उस अनुसार से भी आप ऐसे प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। राम की लड़ाई यह लक्ष्मी नारायण लाल की है और 1979 ईस्वी इसका समय है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, 1969 ईस्वी है। ध्रुव स्वामिनी 1933 और विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इन पत्रिकाओं में सबसे सही अनुक्रम है वो आपको बताना है। देखते हैं कौन सा सही अनुक्रम है। ऑप्शन सभी को आप ध्यान से देखेंगे। पूर्वाग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, कथादेश, पूर्वाग्रह, मतवाला। मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथादेश। कथादेश, पूर्वग्रह, मतवाला, हिंदुस्तान। तो प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऐसे प्रश्न होते हैं अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ मतवाला हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान, पूर्वग्रह, कथादेश, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इन कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तिरछ, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। तीसरी कसम, तिरछ, शरणागत, उसने कहा था शरणागत, तीसरी कसम, तिरछ। शरणागत, तीसरी कसम, तिरछ, उसने कहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो इस ऑप्शन से भी आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। उसने कहा था यह कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। शरणागत ये बृंदालाल वर्मा की कहानी है और इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। तीसरी कसम ये रेणु की कहानी है और इस पर फिल्म भी बनी थी। 1956 ईस्वी इनका समय है। तिरछ ये उदय प्रकाश का है, 1990 ईस्वी। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, लेकिन चिंतामणि दो ऑप्शनों में दिया है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में चिंतामणि है। तो चिंतामणि के बाद अशोक का फूल है। पहला ऑप्शन में तो चिंतामणि के बाद अशोक का फूल है, दूसरा ऑप्शन में रस आखेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चिंतामणि शुक्ल का है, अशोक का फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, चितवन की छाह ये विद्यानिवास मिश्र का है, और रस आखेटक ये कुबेर नाथ का है, कुबेरनाथ राय इनके नाम में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें से कुछ वाद और प्रवर्तक का नाम दिया हुआ है, तो इनका सही अनुक्रम आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आएगा संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन रचनाकारों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं दी है जिसको आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो चले सुमेलित करते हैं। रेखाएं बोल उठी, ये किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी। तो हम सबसे पहले यहीं पे मिलान कर लेंगे, फिर कूट की तरफ बढ़ेंगे। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का है। जिंदगी मुस्कुराई यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। मील का पत्थर यह रचना राम कुमार वर्मा का है। तो इस प्रकार से एक का तीसरा, दो का पहला। तो देखते हैं किस कूट में एक का तीसरा है और दो बी का, ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ए का तीसरा और बी का पहला। तो हम और किसी का मैच ही नहीं करेंगे, क्योंकि और किसी ऑप्शन में एक, तीन और बी का पहला किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न अगर आपको दिखें, तो जो ऑप्शन के अनुसार जो एक या दो मैच कर गया किसी में नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं देना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ साहित्यिक ग्रंथ है और उनके लेखक हैं। आइए मिलान करते हैं कि किस ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। उसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो देखिए यहाँ पर कूट मिलान के लिए एक तरफ 4 ऑप्शन है और एक तरफ 5, यानी जो ग्रंथ का दिया है तो ग्रंथ 4 ही है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लेखक 5 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर 2 ऑप्शन भी मिल जाता है तो क्वेश्चन का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। कई बार होता है कि एक ही ऑप्शन से समझ में आ जाता है कि कौन सा उत्तर सही है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको करना चाहिए, क्योंकि नेट में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको सही और सही उत्तर का ही चुनाव करनी चाहिए। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक का 5वां, बी का दूसरा किस में है? ऑप्शन पहला में ही, कूट पहला में सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन काव्य पंक्तियों और उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ, किस कवि की कौन सी पंक्ति है, तो ये आपको सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, ये निराला की है।
सांप तुम सभ्य हुए नहीं, यह अज्ञेय की पंक्ति है। सांप कविता से ली गई पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, यह धूमिल की है, संसद से सड़क तक। श्वासों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, यह किसकी रचना है? तो यह दिनकर की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मिलान कर लिया। अब देख लेते हैं कूट में कौन सा सही है। तो एक का हमने देखा था पांचवा, और बी का हमने देखा था, एक का तीसरा था, बी का पांचवा था। तो तीसरा और पांचवा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, यह कूट सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। अति सुधे सने को मार्ग, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है घनानंद की। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भूषण की है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति पद्माकर की है। आगे के कवि रिझई हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा। कूट में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं और उनकी काव्य भाषाओं को साथ सुमेलित करना है आपको। रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो यह अपभ्रंश में है। चार्या गीत संध्या भाषा में है। पदावली ये मैथिली में है। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन संस्थाओं को उनके साथ सुमेलित कीजिए। नागरिक प्रचारणी सभा ये काशी से, साहित्य अकादमी यह दिल्ली से, एशियालिट सोसाइटी यह कलकत्ता से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यह वर्धा से। तो इस प्रकार से सही उत्तर कूट में आप खुद चुन सकते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें नाटककार और नाटक को सुमेलित करना है। कोमल गंधारी भीष्म शाहनी का है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कर्फ्यू सुरेंद्र वर्मा का। माधवी यह लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन कोड यहाँ पर पांचवा हो जाएगा, माधवी का लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पात्र के नाम दिए हुए हैं और नाटक का नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं सुंदरी, ये पात्र जो है वो किस नाटक की है? तो सुंदरी लहरों के राजहंस की है। कल्याणी यह चंद्रगुप्त की है। उर्वी ये पहला राजा। कनक यह शकुंतला की अंगूठी से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूट पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पत्रिका दिया हुआ है और कुछ संपादक के नाम दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। पहल यह ज्ञान रंजन का है। वसुधा कमला प्रसाद। तद्भव अखिलेश। कथाक्रम शैलेंद्र सागर। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है
तो दी गई है स्थापना और तर्क से निर्देश दिया गया है कि दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए स्थापना और तर्क में है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है क्योंकि इससे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला स्थापना और तर्क से ही प्रश्न है। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्य की शत्रु है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ए और बी दोनों ही सही है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से ही है। स्थापना काव्य की आत्मा रस है, गुण रस के धर्म है क्योंकि गुण रस के उपकारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क है इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना जिस नायिका के शरीर में नवयौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क है इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाली तत्व संधि है क्योंकि काव्यांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। तो इस प्रकार से आज हमने 45 प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। मुझे उम्मीद है कि 45 प्रश्न ही नहीं, आपके इस प्रश्नों के साथ साथ जो प्रश्नों पे कई बार व्याख्याएं हुई हैं उनसे भी आपने ज़रूर अलग अलग और नए नए प्रश्नों का निर्माण अपने मन मस्तिष्क में किया होगा और जो कि आपके परीक्षा उपयोगी हो। तो हमने कई सारे ऐसे कुछ रचनाओं को भी देखा जिसमें मिलान करना था कवि लेखकों से। तो यहाँ पर अगर आप 40-45 भी प्रश्न करते हैं तो हर एक क्वेश्चन का जो उत्तर है अगर उसको आप उस एंगल से अपने मन मस्तिष्क में नए प्रश्न का निर्माण भी आपको करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी सोचने समझने की क्षमता है वो और विकसित होती है और फिर परीक्षा हॉल में आपका यही सोचा और समझा हुआ और उसको मनन और चिंतन किया हुआ जो प्रश्न है उस प्रश्नों को भी आप बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपने क्या पढ़ा, कब पढ़ा, इन सब का चिंतन और मनन भी साथ साथ करते रहना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। वैसे तो हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो वीडियो के बारे में कमेंट करते हैं, हमें कमेंट आपके अच्छे लगते हैं। तो हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं।